लेवल का एमएस लेवल पे अगर कोई जगह है तो हमें बता दें। और बाज़ औक़ात आप यकीन करें कि वहाँ के सुपरवाइज़र खुद अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि मुझे 2 स्टूडेंट चाहिए, मुझे 1 स्टूडेंट चाहिए, मुझे इतने स्टूडेंट चाहिए, मैंने ये काम करवाना है। मैं खुद जब मलेशिया में था, ऑनेस्टली जो मेरा सुपरवाइज़र था, इवन मेरे सुपरवाइज़र से हट के जो एक और सुपरवाइज़र था, इंडियन था वहाँ का, वो मुझे कहता था कि मुझे फाइनेंस का बंदा चाहिए, मेरे पास प्रोजेक्ट है, ग्रांट है, वो मैंने कंप्लीट करना है, आप मुझे बता दें। और उस टाइम मैं जब पीएचडी कर रहा था, ऑनेस्टली मुझे लोरलाई में काफ़ी लोगों का इतना पता नहीं था कि मैं किसी को रेफर करता कि ठीक है सर आप इसको वो कर लें। ठीक है, तो आपके स्कॉलरशिप में जो स्कॉलर रेफरल है ये भी ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि एक चीज मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी जो है बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर होते हैं। हार्ड वर्कर ये नहीं है कि हमें जो है पीछे से ये विरासत में ये हार्ड वर्किंग का एक वो मिल चुका है, मजबूरी के तहत हम मेहनत करते हैं। जो बंदा मजबूर होता है तब जाके वो ज्यादा मेहनत करता है, उसे पता है कि मुझे जो है और कोई चांस नहीं है, यही एक सहारा है, अगर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो मैं रह जाऊंगा। क्योंकि जब मैं मलेशिया में था, हमारे पास जिस यूनिवर्सिटी में मैं था पेट्रोनास में 32 मुल्क के स्टूडेंट्स थे वहां पे, और उन 32 मुल्क में सबसे ज्यादा एक्टिव कौन थे? पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानी क्या थे उनके बारे में ये हम नहीं कहते थे, वो लोग कहते थे कि पाकिस्तानी आप दिन को भी जाएं तो वो लोग अपने लैब्स में बैठे हुए काम कर रहे होते हैं, शाम को भी जाएं तो अपने लैब्स में बैठ के काम कर रहे होते हैं, और रात को भी जाएं तो ये लोग काम करके बैठ के काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को, और पीएचडी भी जो एक ड्यूरेशन होता था, पाकिस्तानी यूजुअली अपने टाइम पे कंप्लीट करते थे। ये जो बाकी अरब मुल्क के होते थे या एक्स वाई साइड कंट्रीज के लोग होते थे वो ज़्यादा टाइम लेते थे। उनका क्या होता था, वो एग्जैक्ट 9 बजे पहुंचते थे, 5 बजे जब उन्होंने टाइम चेक किया कि 5 बज गए हैं तो वो अपना ऑफिस बंद करके चले जाते थे, फिर निकलते थे वॉक के लिए, स्पोर्ट्स के लिए निकलते थे। हम पाकिस्तानी ऑनेस्टली इन चीज़ों से बड़े दूर थे। क्यों? पर्पज़ ये था कि आपने मेहनत करनी है, डिग्री लेनी है, तब जाके आप ले सकते हैं। तो इस वजह से जो आपका एक इमेज है पाकिस्तानियों का, फॉरेन के जो सुपरवाइजर्स हैं, लोग हैं, उनके नज़र में काफ़ी ज़्यादा है। हमारे लोग ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं, वो यानी अपनी चीज़ें डेडलाइन से पहले जो है आपको अचीव करके दे देते हैं, और हार्ड वर्कर हैं जिसके बेसिस पे स्कॉलर रेफरल आपको हेल्प दे सकता है। अगर वहाँ पे आपका कोई दोस्त हो, कज़न हो, कोई जानने वाला हो, वो आपके एडमिशन दिलाने में आपकी मदद कर सकता है इसमें। अच्छा, अभी चलते हैं जो फोर्थ लास्ट हमारे पास जो वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अच्छा, और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जब इसको हम कवर कर लेंगे तो उस चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्वालिफिकेशन है।
लाजमन जब आप एमएस के लिए अप्लाई करोगे तो एमएस के लिए जो है एटलीस्ट आपके पास 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, और 16 ईयर एजुकेशन में जो बीएस लेवल एजुकेशन है उसका एक अपना ही इंपॉर्टेंस है। रीज़न क्या है वो रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब आप बीएस लेवल पे कोई एजुकेशन लेते हो उसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं और उनके अंदर स्पेशलाइजेशन की कोर्सेज भी हैं। जब आप बीएस लेवल पे एमएस के लिए अप्लाई करोगे तो उस अपने सीवी में मेजर कोर्सेज को मेंशन करोगे कि मैंने कौन कौन से मेजर कोर्सेज पढ़े हैं। फॉर एग्जांपल जिसने बीए किया है फिर उसके बाद सिंपल मास्टर किया है तो वो क्या मेजर एरिया बता सकता है। ठीक है, सबसे पहले एडवांटेज ये है बीएस लेवल का कि उसके पास मेजर कोर्सेज के ऑप्शंस होते हैं। अभी जिस तरह हम बिजनेस के लोग हैं तो हमारे बिजनेस में 4 सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशंस के होते हैं। 2 सब्जेक्ट हम 7 सेमेस्टर में ऑफर करते हैं और 2 सेमेस्टर हम 8 में ऑफर करते हैं। उस पे आप प्योरली अपने स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज करते हो। स्पेशलाइजेशन में हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज हैं? फाइनेंस है, मार्केटिंग है, एचआर है। ठीक है, तो उस एचआर के सब्जेक्ट को आप वहां पे रिफ्लेक्ट करते हो और बताते हो कि ये मेरा एरिया है। एक तो ये कोर्सेज की वजह से आपको सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। सेकंड, उन कोर्सेज की बेसिस पे आप क्या करते हो? प्रोजेक्ट पे काम करते हो। मुझे बताएं, जो बंदा सिंपल बीए करता है उसके बाद फिर सिंपल मास्टर करता है, क्या कोई किसी ने प्रोजेक्ट पे काम किया है? नहीं होता ना। यूजुअली प्रोजेक्ट्स या थीसिस आपके बीएस लेवल में आपको ऑफर किए जाते हैं और वो प्रोजेक्ट, वो थीसिस आपके एडमिशन और स्कॉलरशिप में भी वो हेल्पफुल रह सकता है। अगर आपने बीएस किया है तो उस बीएस लेवल पे आप अपने थीसिस और प्रोजेक्ट के बारे में अपने सुपरवाइजर को या एक्स वाई जो भी है उसको बता सकते हो कि मेरा एरिया क्या था, मैंने किस चीज़ पे काम किया है और मेरे एक्सपर्टीज उसमें क्या है। आप जब प्रोजेक्ट पे काम करोगे यूजुअली होता ये है कि हम एट द एंड कोई एक्स वाई पेपर्स पब्लिश कर लेते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे पाकिस्तान में खैर पंजाब आगे बड़े शहरों में बड़े एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, वो प्रोजेक्ट भी सही करते हैं और उस प्रोजेक्ट के बाद उस प्रोजेक्ट को पब्लिश भी करते हैं। अगर आप उसको पब्लिश करोगे वो आपके किसी भी आर्टिकल की शक्ल में आ जाएगा, चाहे वो जर्नल होगा, कॉन्फ्रेंस होगा, एक्स वाई जो भी होगा, तो वो भी आपको हेल्प दिला सकता है आपके स्कॉलरशिप में और एडमिशन में। ठीक है, तो इस वजह से क्वालिफिकेशन जो है, फिर क्वालिफिकेशन में अगेन प्रोग्राम भी ज़्यादा मैटर करता है, किस एरिया का है, कौन सा प्रोग्राम है, क्या किया है, वो आपका ज़्यादा हेल्प कर सकता है। फिर आते हैं CGPA। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में CGPA पूछते हैं, फॉरेन कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में CGPA नहीं पूछते हैं। वो ये कहते हैं एटलीस्ट आपके पास BS या 16 ईयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए, आप MS के लिए एलिजिबल हो। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में CGPA मैटर करता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं CGPA मिनिमम आपका जो है 3 होना चाहिए। ठीक है, ये फॉरेन कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो MS के लिए अप्लाई करता है मिनिमम 2.5 होना चाहिए। मिनिमम 2.5 आपका CGPA होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल हो जाओगे MS के लिए। और अगर PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए मिनिमम जो है 3 CGPA होना चाहिए। पाकिस्तान में CGPA कंडीशन है, क्या है? 2.5 MS के लिए और 3 जो है PhD के लिए है। और फॉरेन कंट्री में कुछ यूनिवर्सिटीज़ डिमांड करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे भी एक ऑप्शन ज़्यादा बनता है कि इन केस अगर किसी का XY, किसी का जो है CGPA इससे कम है, तो उनके लिए एक ऑप्शन ये भी है कि फॉरेन कंट्री में अप्लाई करें
तो उस पे भी चांसेस बन सकते हैं, वो बाज़ों का CGPA को देखते नहीं है। और एज लिमिट वैसे स्टडी में एज सच कोई नहीं होती, लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ कंडीशन लगाते हैं कि अगर आप मोर देन 40 ईयर्स हैं फिर आप जो है स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आप लेस देन 40 हो तब स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से फ्रेश लोगों का जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, मेरे ख्याल से 35 है, और जो एम्प्लॉयड होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहाँ पे 40 कंसीडर किया जाता है। तो एज भी आपका इन चीज़ों में मैटर करता है। पब्लिकेशन देखें, मैंने कहा जो BS लेवल पे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या थीसिस पे काम करते हैं वो लाजमन ये कोशिश करें कि एटलीस्ट 1 या 2 पेपर पब्लिश करें, क्योंकि स्टूडेंट ठीक है अपनी तरफ से वो कोशिश तो कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा हेल्प जो है उसके सुपरवाइज़र के थ्रू मिल सकता है, क्योंकि आपके थीसिस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा रोल जो है सुपरवाइज़र का भी है। अगर आपका सुपरवाइज़र और आप एक्टिव रहें, काम करना चाहें, तो आप पेपर पब्लिश कर सकते हैं। अगर आपके पास BS लेवल पे कोई पब्लिकेशन होगा तो वो आपको जो है स्कॉलरशिप विन करने में ज़्यादा हेल्प करा सकता है। सेकंड, पब्लिकेशन MS लेवल पे जो MS कर चुके होते हैं फिर PhD के लिए अप्लाई करते हैं, उनके लिए पब्लिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप जिस सुपरवाइज़र की बात करते हैं जो सेल्फ अप्रोच करते हैं वहाँ पे सुपरवाइज़र लाजमन आपका जो है पब्लिकेशंस को चेक करेगा। अगर आपके पास उसी एरिया में पब्लिकेशंस हैं तो वो आपको इस चीज़ पे ज़्यादा यानी कंसीडर करने का वो सोचेगा। उनको पता है कि इनको बेसिक चीज़ों का आइडिया है, रिसर्च का पता है, क्योंकि बग़ैर रिसर्च बैकग्राउंड के फिर वहाँ पे किसी स्टूडेंट को चलाना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे याद है एक दफ़ा मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे बुलाया कि नसीब आए एक पाकिस्तानी फ़ीमेल स्टूडेंट आई हैं, और मैंने उनको किसी काम का कहा था कि आप कुछ टॉपिक का जो है इंट्रोडक्शन लेके आए विद रेफरेंसेस के साथ। तो नेक्स्ट डे वो जो फ़ीमेल वहाँ पे गई हैं, सुपरवाइज़र को जब दिखाया तो उस फ़ीमेल ने क्या किया था, रेफरेंसेस में URL के लिंक्स उसने पेस्ट किए थे। कहता है यार आप लोग अपनी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को ये पढ़ाते हो? तो मैंने कहा सर डिपेंड है, यूनिवर्सिटी पाकिस्तान बहुत बड़ा पाकिस्तान मुल्क है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, शायद कोई हो गया होगा, इसका मैं क्या कह सकता। खैर फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप ज़रा सा इनको गाइड करें, इनको बता दें कि भाई ये किस तरह होता है। और वो माशाल्लाह आजकल वो खातून कराची में एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में बैठी हुई हैं, सर्व कर रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप हार्ड वर्कर बने, मेहनत करें, तो शायद आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से पब्लिकेशन किसी के पास होना उसके जो है स्कॉलरशिप में ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है आपके एडमिशन लेने में। फिर हम आते हैं कवर लेटर की। अगर हम बात करें कवर लेटर में यूजुअली होता क्या है कि आप ये सारे रिक्वायरमेंट्स हैं MS और PhD के लिए, ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अगर आप MS के लिए अप्लाई करें वहाँ पे ये सारे कोई ना कोई एक ना एक डॉक्यूमेंट्स आपसे वो मांग सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप ज़हन में रखें। कवर लेटर डिफरेंट तरीके से लोग बनाते हैं। यूजुअली होता क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे अपना नाम देना चाहते हो, यहाँ पे क्या है एड्रेस आ जाएगा आपका, एड्रेस के बाद आपका पोस्टल कोड आ जाएगा, यहाँ पे ईमेल आ जाएगी, यहाँ पे आपका व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा। ठीक है, आप नंबर जब शेयर करेंगे वैसे नंबर शेयर ना करें, व्हाट्सएप नंबर शेयर किया करें, क्योंकि आप कहीं पे भी होंगे तो वो आपसे थ्रू व्हाट्सएप जो है कांटेक्ट कर सकेंगे। ये क्या है कि आपने स्टार्ट जो है नेम, एड्रेस और पोस्टल कोड, ईमेल
और अपना कॉन्टैक्ट नंबर उनके साथ इस तरीके से शेयर करना है। फिर इसमें हमारे पास 3 पैराग्राफ्स आते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में पैराग्राफ फर्स्ट में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट शो करोगे। उसमें आप अपना इंटरेस्ट बताएं कि भाई मैं इस एमएस के लिए, पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। ठीक है, उसके साथ आप जुड़ी हुई जितनी चीजें होंगी आप उनको बताएंगे कि मेरा इंटरेस्ट है इस फील्ड में काम करने का, आप उनको बता दें। फिर उसके बारे में जो है आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं। इसी उसमें ये बुलेट्स में नहीं होगा, कवर लेटर, कवर लेटर कभी भी बुलेट्स में नहीं होगा, ये पैराग्राफ की शक्ल में होगा। ठीक है, आप अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में बताएं कि आपने जो है बीएस किस में किया है, एमएस किस में किया है, पीएचडी आप किस चीज़ में करना चाहते हो, इसके बारे में बताएं। और करंट पोजीशन, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कहीं पे असिस्टेंट हैं, एक्स वाई जो भी हैं, आप वो भी बता दें। फॉर एग्जांपल अगर कोई लेक्चरर है किसी यूनिवर्सिटी में है, वो ये बता सकता है करंटली जो है मैं एक्स वाई ऑर्गेनाइजेशन में लेक्चरर हूँ और मैं ये कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ और मैं जो है सुपरवाइज भी कर रहा हूँ बीएस लेवल के स्टूडेंट्स को, इन चीज़ों के बारे में वो बता सकता है। ये जब हुआ तो आप पैराग्राफ 2 में रिसर्च के बारे में चीज़ें बताएंगे, रिसर्च इंटरेस्ट अपना शो करेंगे। रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, किस एरिया में करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं मैनेजमेंट का हूँ, मैं एम्प्लॉय वेलबींग पे काम कर रहा हूँ या एचआर प्रैक्टिसेस में काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने एरिया के बारे में उनको बता सकता हूँ कि ऑलरेडी जो है मैं इस एरिया में काम कर रहा हूँ और मज़ीद जो है मैं आगे इस चीज़ को एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ, अपने काम को बढ़ाना चाह रहा हूँ इस चीज़ पे, तो आप अपना रिसर्च इंटरेस्ट उनको ये बता सकते हैं। और इसी के साथ आप अपना प्रीवियस प्रोजेक्ट होगा या जो थीसिस है वो काम भी अपना बताएंगे। अगर आपने बीएस किया है तो आप अपना बीएस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं कि मैं अपने बीएस लेवल पे ये प्रोजेक्ट कर चुका हूं और उसी के बेस पे मैंने पेपर्स पब्लिश किए, एरिया है, ये है, वो भी बताएंगे। अगर आपका एमएस लेवल पे, पीएचडी पे अप्लाई करना चाह रहे हो, एमएस लेवल का आपका जो थीसिस टाइटल है, आप उसके बारे में बता सकते हो कि इस थीसिस पे मैंने क्या काम किया है। ठीक है, और इसी के बेसिस पे आप पब्लिकेशंस भी बता सकते हैं। अगर आपका बीएस लेवल है, बीएस लेवल में कोई अगर आपने आर्टिकल पब्लिश किया है, वो आर्टिकल भी बता सकते हैं कि मैंने पब्लिश किया है, किस रैंक के उसमें मैंने पब्लिश किया है, Q1 है, एचएससी की कैटेगरी में है, जो भी है वो भी आप मेंशन करें। तो ये आपके 2 पैराग्राफ बन जाएंगे। थर्ड पैराग्राफ पे आप जो है डिस्कस अबाउट फंडिंग। आप क्या करोगे, आप अपने उस जिसको आप ये लेटर भेजना चाह रहे हो, आप उसके साथ फंड के बारे में डिस्कस करें। फंड या ग्रांट्स, ठीक है, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताऊं, फॉरेन कंट्री में जितने भी जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जो रिसर्च पे काम करते हैं, उन पे ये मस्ट है कि वो ग्रांट अचीव करें, क्योंकि केपीआई को अचीव करने के लिए उन सुपरवाइजर के लिए ये मस्ट है कि वो लोग अप्लाई करते हैं। वो फिर क्या करते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे ग्रांट के लिए अप्लाई करते हैं, ग्रांट विन करते हैं। जब विन करते हैं उसमें वो कंडीशन मेंशन करते हैं कि हमने एमएस लेवल के 2 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करने हैं और एक पीएचडी को ग्रेजुएट करना है। जब ये कंडीशंस वो रखते हैं तो लाजमन वो अपने साथ स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए उनको रखते हैं। तो आप उनसे फंड के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में, ग्रांट्स के बारे में ये पूछ सकते हैं कि सर आपके पास अगर कोई ग्रांट अवेलेबल है, इस एरिया में काम करना चाहते हो तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ इस काम को आगे करना। या ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप उनके साथ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी पूछ सकते हो।
आप उससे जो है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के बारे में पूछ सकते हो। बाज़ औक़ात बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में लेट्स सपोज 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब 3 ऑब्जेक्टिव्स का कुछ सुपरवाइजर का ये टारगेट होता है कि एक ऑब्जेक्टिव मैं अपने एक स्टूडेंट से करवाऊं, दूसरा ऑब्जेक्टिव मैं दूसरे स्टूडेंट से करवाऊं, तीसरा ऑब्जेक्टिव मैं तीसरे स्टूडेंट से कराऊं। ये मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और मेन ऑब्जेक्टिव्स के फिर फर्दर सब ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो उसको कैटेगराइज करते हैं, स्टूडेंट में डिवाइड करते हैं कि आप इस एरिया पे इस ऑब्जेक्टिव पे काम करें, दूसरे को कहते हैं आप इस ऑब्जेक्टिव पे काम करें। इसी तरह जाके फिर इनका जो प्रोजेक्ट होता है, 2 साल का प्रोजेक्ट होता है, यूजुअली 2 साल से ज़्यादा ये लोग एक्सटेंड नहीं करते। वो क्या करते हैं, इन्हीं स्टूडेंट से जाके कंप्लीट कराते हैं। फिर जो है आप उनसे कंसर्ट लें सुपरविजन का। आप उनसे कंसर्ट भी लें कि ठीक है सर, अगर आपके पास ग्रांट है तो मैं आपके एज ए सुपरवाइज़र भी रखना चाहता हूँ आपको। तो वो अगर आपका कंसर्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो इट मीन्स ये कवर, आपका कवर लेटर इसमें पूरा हो जाएगा। लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये कवर लेटर का एक फॉर्मेट है। फॉर एग्जाम्पल, इसी कवर लेटर को अगर कोई ईमेल करना चाहता है, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि आप जो है अपने सुपरवाइजर को ईमेल भी कर सकते हैं। ये कवर लेटर तो हार्ड फॉर्म में हम लेटर की शक्ल में उसको भेजते हैं। अगर आप इसको ईमेल करना चाहते हो तो सिंपल जो ये ऊपर का जो फॉर्मेट है, आप इसको डिलीट करें, यहाँ पे डियर सर करके, डियर डॉक्टर, डियर प्रोफ करके आप जो है अपने सेंटेंस को इन 3 पैराग्राफ की शक्ल में लिखें, तो वो इस चीज़ को पढ़ लेगा, वो उसके लिए एक ऑफिशियल ईमेल बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, कवर लेटर से सेम आप ऑफिशियल लेटर इस तरह, ऑफिशियल ईमेल जो है इस तरह बना के जो है XY किसी भी सुपरवाइजर को सेंड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ रहे थे नीचे जो है सीवी का मैंने जिक्र किया। सीवी भी आपका एक समझें कि फेस मिरर, मिरर है समझें, ठीक है। अब इस मिरर को आपने किस तरह रिफ्लेक्ट करना है किसी भी बंदे के लिए। हम नहीं कहते हैं कि बंदे को देख के उसी के मुताबिक जो है आप एक्सप्रेशन शो करें। इसी तरह सीवी भी आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को जिस मकसद के लिए भेज रहे हैं उसी के मुताबिक आप अपनी सीवी को चेंज करें। हम क्या करते हैं, हम एक ही सीवी बनाते हैं, उसी एक ही सीवी को जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं, उसी एक ही सीवी को जो है हम एडमिशन के लिए भी अप्लाई करते हैं, उसी एक ही सीवी के लिए हम डिफरेंट पर्पस के लिए भेजते हैं। यूजुअली होता ये नहीं है। एकेडमिक के लिए अलग तरीके से आपको जो है सीवी डिज़ाइन करना पड़ता है, और जॉब के लिए आपको जो है अलग सा डिज़ाइन करना पड़ता है। जॉब के बेसिस पे जो है आपको फिर अलग सा सीवी डिज़ाइन करना पड़ता है। अब इसका डिफरेंस आपको इस चीज़ से भी शायद अंदाज़ा दे। फॉर एग्जांपल, अगर आप सीवी बनाना चाहते हो और कहीं पे एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, शुरू में वही क्राइटेरिया जिस तरह कवर लेटर में होता है कि आप नेम, ठीक है, ये फॉलोइंग डिटेल्स आप दे देते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्टिव भी लोग लिख लेते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, आपके करियर ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। सेकंड पे एजुकेशन जो है ये ज़्यादा मैटर करता है। अब एजुकेशन में हम क्या करते हैं, सिंपल लिख लेते हैं BS BA, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, किस चीज़ पे है, स्पेशलाइजेशन क्या है, एरिया क्या है, किस एरिया पे काम किया है, प्रोजेक्ट क्या है, उस प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना कोर सब्जेक्ट्स उसके नीचे मेंशन करेंगे, कोर सब्जेक्ट्स या कोर कोर्सेज
मेंशन करेंगे कि मेरा BS BA प्रोग्राम है और उस BS BA प्रोग्राम में मेरे कोर सब्जेक्ट्स ये हैं। अब जब मैं XY कोई भी इस कोर्स सब्जेक्ट को देखेगा, उसको अंदाजा हो जाएगा कि वाकई XY बंदे के एक्सपर्टीज हैं इन सब्जेक्ट्स में। दूसरा जो है उसको इजीली अज्यूम कर सकेगा, परसीव कर सकेगा कि वाकई इसमें ये पोटेंशियल्स हैं और वाकई वो मेरे प्रोजेक्ट में इस एरिया पे वो काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर इस चीज़ को मैं मेंशन ना करूं कि जो है BS BA है और मैंने एक ऐसे सुपरवाइजर को भेजा हो जिसका एरिया फाइनेंस है और मेरा एरिया जो है HR है, तो वो डिफरेंस को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकेगा कि इसने क्या काम किया है। तो इस वजह से आप अपने उसमें कोर्स सब्जेक्ट्स को मेंशन करें। जो आपने प्रोजेक्ट किया है, प्रोजेक्ट अगर BS लेवल पे है तो प्रोजेक्ट का नाम, टाइटल आप मेंशन करें, या अगर थीसिस है MS लेवल का तो थीसिस का टाइटल आप उसमें मेंशन करें कि आपने BS लेवल पे प्रोजेक्ट किया, उस BS लेवल के प्रोजेक्ट का टाइटल क्या था, ठीक है, वो आप मेंशन करें, या थीसिस होगा वो मेंशन करें, या उसके नीचे आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज या स्किल्स ये भी मेंशन करें कि इस BS BA जो थीसिस पे जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे, जो मेरे एक्सपर्टीज थे, वो क्या है, ठीक है, मैंने कौन से टूल्स यूज किए हैं, क्वांटिटेटिव मेथड यूज किया है आपने, क्वालिटेटिव मेथड यूज किया है आपने, इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच को यूज किया है, किस अप्रोच के बेसिस पे आपने अपना ये प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं। तो ये क्या है, ये क्लियर पिक्चर है, आपके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपको पता चल सकता है कि जिस बंदे को मैं ले रहा हूँ या इसको चांस दे रहा हूँ, उसका जो है क्वालिफिकेशन की एक्सपर्टीज उस एरिया में क्या है, आप ये बताओगे, ठीक है। इसी तरह ये BS है, फिर MS आपका आ जाएगा, MS के बारे में भी इसी तरह कोर्सेज के बारे में आप बताओगे, जो भी उसमें चीज़ें होंगी उनको मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट होगा ये है रिसर्च एंड प्रोफेशनल स्किल्स। रिसर्च एंड प्रोफेशनल स्किल्स, अब रिसर्च और प्रोफेशनल स्किल्स आप अपने CV में बताओगे। अब यहाँ पे देखें, मैंने कहा CV जो है, जिस सुपरवाइजर को आप भेज रहे हो उसकी जो एक्सपर्टीज है, जो एरिया है, आपकी कोशिश भी यही होगी कि आप उसी के मुताबिक रिसर्च और अपने प्रोफेशनल स्किल को रिफ्लेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका सुपरवाइजर का क्वांटिटेटिव एरिया में एक्सपर्टीज है, काम है, तो आप कोशिश करोगे उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करोगे। स्किल्स की अगर हम बात करें कि आपके अगर उस सुपरवाइजर ने एमओस यूज किया होगा, स्मार्ट PLS यूज किया होगा, SPSS यूज किया होगा, तो वो भी आप स्किल मेंशन कर सकते हैं कि मैंने SPSS के कोर्सेज लिए हैं, SPSS पे मैं काम कर चुका हूँ, एमओस पे काम कर चुका हूँ, स्मार्ट PLS पे मैं काम कर चुका हूँ। तो ये चीज़ें भी उसको अट्रैक्ट करेगा कि वाकई ये स्टूडेंट है, इसको ये बेसिक चीज़ों का, इन चीज़ों के बारे में हाउ एंड नो का पता है। फिर पब्लिकेशंस आ जाएंगे। फिफ्थ पे जो है आपकी जितनी भी पब्लिकेशंस हैं, पब्लिकेशंस है वो मेंशन करें। टॉप पे जो है जर्नल्स की डिटेल्स डाल दें। फिर जो है आप कॉन्फ्रेंसेस बता दें। थर्ड पे बुक चैप्टर्स मेंशन करें कि ये मेरे बुक चैप्टर्स है। फोर्थ में ऑन गोइंग या ये कह सकते हैं सबमिटेड जर्नल्स। कुछ यूं भी होते हैं कि मैंने कहीं पे पेपर सबमिट कराए हैं फिर पब्लिश नहीं हुए, तो उनको भी आप मेंशन कर सकते हो कि वाकई इस XY कैंडिडेट के पास ये पब्लिकेशंस जो है अंडर प्रोसेस हैं या अंडर रिव्यू हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं स्किल्स एंड नॉलेज, स्किल्स एंड लैंग्वेज। स्किल्स एंड नॉलेज में आप जो है अपने डिफरेंट एक्सपर्टीज इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, अब हमारे पास रेफरेंसिंग के लिए जो है हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। मेंडले एक सॉफ्टवेयर है, एन नोड जो है हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है।
आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि मैं जो है इन दोनों पे काम कर सकता हूँ रेफरेंसिंग के उस पे। आप जो है एक्सेल का बता सकते हैं कि एक्सेल में मुझे एक्सपर्टीज़ है, मैं अपने डेटा का स्क्रीनिंग जो है उस पे कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो स्किल्स भी आप उसमें मेंशन करते हैं। लैंग्वेज, लैंग्वेज चाइना जैसे मुल्कों में अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी इनकी चाइनीज़ लैंग्वेज में एक्सपर्टीज़ है या कोर्स आपने कहीं से किया है, अगर आप वो लैंग्वेज भी उनको मेंशन करेंगे तो वो भी इनके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अगर वो कोर्सेज नहीं होगा तो आपके पास कोर्सेज में, लैंग्वेज कोर्सेज में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक है आइल्स, सेकंड जो है टॉफल। अगर आपके पास ये कोर्सेज, ये सर्टिफिकेशन है, अगर आपने आइल्स किया है तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि मैंने आइल्स किया है और उसमें मेरा बैंड जितना भी होगा वो मेंशन कर सकते हैं कि ये बैंड है। टॉफिल किया है तो टॉफिल का भी स्कोर बता सकते हैं कि वो स्कोर क्या है, लेकिन वैलिड होना चाहिए वो। सर चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। 4 सेक्शन है उसके, रीडिंग है, राइटिंग है, लिसनिंग है और स्पीकिंग है। उसकी तरफ भी मैं आऊँगा, उस पर भी हम डिटेल पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक रिक्वायर्ड लैंग्वेज सर्टिफिकेशन है जो सबके लिए, मेरा ख्याल से जो यूजुअली फॉरेन कंट्री में अप्लाई करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ पे आपसे आइल्स ये लाजमन मांगते हैं। आइल्स आपका ज़्यादा काउंट होता है डिफरेंट कंट्रीज़ में, टॉफिल जो है फिर अमेरिका में ज़्यादा वो चलता है, ठीक है। तो इन दोनों कोर्सेज में कोई भी एक्स वाई कोई करना चाहता है तो वो ये कोर्स कर सकता है। फिर लास्ट में हमारे पास आ जाता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस क्या है? अब यहाँ पे हम बाज़ औक़ात रेफरेंसेस में ये भी गलती करते हैं कि रेफरेंसेस में फॉर एग्जांपल मैं अमरदीन साहब को जानता हूँ, मैंने इनका नाम डाल दिया यहाँ पे, या मैं मोहम्मद शाह साहब को जानता हूँ तो मोहम्मद शाह साहब का मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया। आप उन लोगों का नाम डालें जो आपके साथ सुपरवाइजर रहे हों, ठीक है। अगर आपकी बीएस लेवल पे जो भी सुपरवाइजर रहा होगा, कोशिश करें रेफरेंस में उनका नाम यूज करें। अगर एमएस लेवल में आपका सुपरवाइजर होगा तो आप कोशिश करें एमएस लेवल का जो आपका सुपरवाइजर होगा, पहला नाम उनका डालें, दूसरा नाम फिर आप अपने डिपार्टमेंट में किसी भी एक अच्छे टीचर के साथ सलाम दुआ है, जो आपको अच्छी तरह जानता है, जो आपके चीज़ों को, एक्सपर्टीज़ को जानता है, तो उनका नाम भी आप डाल सकते हैं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये जो दो रेफरेंसेस आपने इनके नाम डाले हैं, क्योंकि इनके डिटेल्स आप डालेंगे, उनका नाम आ जाएगा, डिजिग्नेशन आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उनके ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर भी आप उसमें मेंशन करेंगे। यूजुअली होता क्या है, इन दोनों में से वो एक को ईमेल कर लेते हैं, ईमेल कर लेते हैं और आपसे जो है उसका फीडबैक लेते हैं कि भाई एक्स वाई कैंडिडेट ने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो काइंडली आप इसके बारे में हमें रिकमेंडेशन दे दें, ठीक है। उस रिकमेंडेशन के बारे में बात करेंगे। तो होता क्या है, रेफरेंसेस में हम यहाँ पे बाज़ औक़ात ये गलती करते हैं कि एक्स वाई, फॉर एग्जांपल मैं एकेडमिक का बंदा हूँ, मैंने कोई फिजिशियन डॉक्टर का जो है नाम डाल दिया उसमें, ठीक है। ये गलती ना करें। तो जहाँ पे जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी से रेलिवेंट उसी बंदे का रेफरेंसेस डालें, ताकि वो आपके बारे में कमेंट कर सके, वो आपके बारे में फीडबैक इजीली दे सके। ना वक्त नसूर सर, या सर मसला ना था। अच्छा, थोड़ा बहुत रिज्यूम्यू के बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। कुछ लोग शायद ये क्वेश्चन करें कि सीवी और रेज्यूमे में क्या फ़र्क है, ठीक है। सीवी जो है आपका इन डिटेल्ड होता है, रिज्यूमे जो है स्पेसिफिक होता है, शॉर्ट होता है, वो किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए होता है। अभी मैंने यहाँ पे किसी का, अब मल्टीमीडिया नहीं है, इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे जब हमारे पीएम साहब कोई भी फंडिंग करे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मल्टीमीडिया आ जाएगा तो हम स्लाइड चलाएंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेरे पास एलन मस्क का जो है रिज्यूमे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये 1 पेज की उसकी रिज्यूमे है।
हालांकि इसके बारे में मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते हो कि ये इसका जो एक नाम है, ये मेरा ख्याल से इन फ्यूचर जो है एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर रहेगा, अभी भी है, इसने काफ़ी वो ले लिए हैं। तो इनकी रिज्यूमे जो है एक पेज का है। तो सीवी रिज्यूमे में फ़र्क ये है कि आपकी जो सीवी होती है वो डिटेल्ड होती है, वो 5, 6, 10 पेजेस तक इवन जा सकता है। जो आपकी रिज्यूमे है वो जो है स्पेसिफिक होता है, ठीक है, टू द पॉइंट होता है। वो 1 पेज का भी हो सकता है, मैक्सिमम 2 पेज का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। उसमें क्या होता है, आप बुलेट्स में चीज़ें बताते हैं, उसमें मेंशन करते हैं कि ये है, और पर्टिकुलर जॉब के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी इंडस्ट्री में अप्लाई करूं, तो मैं अपने सीवी में जो रिसर्च पब्लिकेशंस ये सारे मेंशन किए थे मैं मेंशन नहीं करूंगा वहां पे। सिर्फ ये कहूंगा कि रिसर्च एरिया में, इस एरिया में मेरे एक्सपर्टीज हैं बस, ठीक है। तो रिज्यूमे में और सीवी में ये बेसिकली ये डिफरेंस है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कवर लेटर के बाद हम सीवी के बाद पर्सनल स्टेटमेंट की बात करते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट भी एक किस्म का अपने बारे में आप चीज़ों को बताते हो, ठीक है। जिस तरह हमने कवर लेटर में 3 पैराग्राफ मेंशन किए थे, इसी तरह पर्सनल स्टेटमेंट में हम 4 पैराग्राफ बताते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट ज़रा सा डिटेल पे होता है, और जो कवर लेटर होता है वो यूजुअली 1 पेज का होता है, ठीक है। पर्सनल स्टेटमेंट में भी फॉर्मेट यही होता है, नेम, एड्रेस, इन चीज़ों को आप बता सकते हो। फिर आप फर्स्ट पैराग्राफ को जो है अगेन इंटरेस्ट को शो करोगे, अपने जो भी इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल आप एमएस करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, क्या वजह है, वो बता सकते हो। फिर सेकंड पॉइंट जो है, आप ये बताओगे कि आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्यों अप्लाई कर रहे हो। ये यूजुअली एक कॉमन क्वेश्चन होता है वहाँ पे, जो लोग मेंशन करते हैं कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं क्यों करते हैं आप। इवन अगर आप किसी इंटरव्यू में अपेयर भी होते हैं, तो वहाँ इस इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों अप्लाई करना चाहते हो। तो आप फिर क्या करोगे, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको जान पहचान होनी चाहिए। उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एटलीस्ट आप कुछ ऐसी बातें बताएं कि वाकई उनको लगे कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहता है तो क्यों आना चाहता है, यहाँ से एमएस करना चाहता है तो क्यों करना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है क्यों करना चाहता है, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। और आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप क्या चाहते हो कि मैं पीएचडी करूं, आगे उसके बाद मेरा क्या होना चाहिए, मेरा पर्पस क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, आपके फर्स्ट पैराग्राफ में इन पॉइंट्स, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फिर सेकंड है, आप अपने पैशन को शो करोगे, आप अपना मोटिवेशन शो करोगे उसमें। फिर अगेन आप अपने रिसर्च टॉपिक को डिस्कस करोगे बेस ऑन लिटरेचर पे, कि ये जो टॉपिक है या जो इस टॉपिक का स्कोप है वो करंटली जो है कितना उसका स्कोप है, आप उसके बारे में मेंशन करें। फिर आपका जो रिसर्च प्रपोजल है, जो रिसर्च प्रपोजल का जो एम ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, वो आप उसमें मेंशन करें। फिर आपके पास थर्ड पैराग्राफ में आता है, आप अपने अचीवमेंट शो कर सकते हैं, जो आपने इससे पहले स्कॉलरशिप्स लिए हैं वो भी मेंशन कर सकते हो, प्राइजेस आपने लिए हैं वो भी मेंशन कर सकते हो। फिर आपकी पब्लिकेशंस हैं, जितने भी पब्लिकेशंस हैं उनके बारे में मेंशन कर सकते हो कि किस किस रैंकिंग के हैं, कौन से एरिया के हैं, आप वो भी उन पे मेंशन कर सकते हो। फिर लास्ट पे जो है, फोर्थ पैराग्राफ पे जो है, आप जो है अपने यूनिवर्सिटी के बारे में या जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए भी आप बता सकते हो कि ये प्रोग्राम या ये जो डिग्री है, एट द एंड जब मैं कंप्लीट करूँगा तो इससे मुझे और मेरे इलाके में या मेरे मुल्क में जो है, इससे जो है उसको क्या फ़ायदा पहुंच सकता है। तो ये एक किस्म का आपका पर्सनल स्टेटमेंट बनेगा, और ये भी एक रिक्वायरमेंट है किसी भी एमएस पीएचडी में अप्लाई करने के लिए। अभी चलते हैं जो हमारे रिक्वायरमेंट्स में, आइल्स की बात आ रही थी, आइल्स टॉफिल है, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइल्स मैं खुद दे चुका हूँ, जब मैं बीबीए कर रहा था उस टाइम मैं दे चुका था,
तो उस टाइम मेरे 6.5 बैंड आ चुका था। टोटल इसके 9 बैंड्स होते हैं, ठीक है, हाईएस्ट 0 से 9। तो मोर देन 6 दैट इज एक्सेप्टेबल। और अगर आप 7 लेते हैं तो मेरे ख्याल से किसी भी यूरोपियन कंट्री में जो है आपको लेने में इनके लिए कोई मसला नहीं होगा। तो जब आप आइल्स की तैयारी करें तो आप अपना माइंड ज़रूर बनाएं, टारगेट 7 का रखें, एटलीस्ट आपका जो है 6.5 बैंड आनी चाहिए। और एक और कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, उन्होंने अब क्राइटेरिया चेंज कर दिया आइल्स का। क्राइटेरिया यूँ चेंज नहीं किया, उन्होंने उसका तरीक़ेकार चेंज किया। अब आइल्स में डिफरेंट 9 to 9 बैंड्स आ जाते हैं। 4 सेक्शंस हैं हमारे पास। 4 सेक्शंस कौन कौन से हैं? नंबर 1 लिसनिंग, नंबर 2 रीडिंग, राइटिंग, 4th स्पीकिंग। अब कुछ जो ऑस्ट्रेलिया की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आप पे ये कंडीशन लगाते हैं कि ठीक है, ओवरऑल आपका बैंड 7 तो आ चुका है, ठीक है, आउट ऑफ 9, लेकिन आपके अर बैंड में नॉट लेस देन 6 होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर आपकी किसी में बैंड में 5.5 भी आ गया तो वो जो है आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इस वजह से कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो बैंड वाइज जो है आपसे डिमांड करते हैं कि जो आप आइल्स करोगे उस आइल्स का स्कोर जो है किसी भी बैंड का जो है 6 या 6.5 से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो, अगेन आपको फिर अपना अटेम्प्ट देना होगा, ठीक है। अभी आइल्स वैसे इसका एब्रीवेशन जो है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम इसका बनता है एब्रीवेशन, ठीक है। इसमें होते क्या है, दो किस्म के हमारे पास आइल्स हैं, एक है एकेडमिक, दूसरा है जनरल। एकेडमिक जो है आप किसी भी स्टडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पे आपसे एकेडमिक आइल्स डिमांड करते हैं। अगर आप किसी इमिग्रेशन के लिए करना चाहते हो, अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए जो है जनरल आइल्स होता है। जनरल आइल्स जो है कंपैरेटिवली एकेडमिक्स से काफ़ी आसान होता है, ठीक है। तो हमारा एरिया बेसिकली एकेडमिक है, तो एकेडमिक की हम बात करें तो एकेडमिक में लिसनिंग में जो टोटल मिनट्स हैं वो होता है 30 मिनट्स का। 30 मिनट्स का लिसनिंग होता है। इस लिसनिंग में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 40 होते हैं, और 40 जो है 40 में आपको 4 डिफरेंट रिकॉर्डिंग जो है वो वहाँ पे बैकग्राउंड पे लगाएंगे और आपको एक बुकलेट दिया जाएगा, पीछे से उनकी कन्वर्सेशन होगी। कन्वर्सेशन इनकी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, मोनोलॉग्स भी होती हैं, डायलॉग भी है, रिकॉर्डेड, ठीक है, पीछे से रिकॉर्डिंग चल रही है। फॉर एग्जांपल कन्वर्सेशन है तो कन्वर्सेशन का एक टीचर और अपने स्टूडेंट के साथ कन्वर्सेशन है, अब उनके कन्वर्सेशन चल रहे हैं, आप क्या करोगे उसी पैराग्राफ में आप जो है उनके कन्वर्सेशन को नोट करोगे और दरमियान में वो कुछ भी ऐसी बात करें आपने उसको पिक करना है और वहां पे फिल इन द ब्लैंक में जो है जो भी है वो उसको आपने पुट करना है, ठीक है। वो कोई भी दरमियान में बात करें या किसी का नाम ले लें तो आप उस सेंटेंस में चेक करोगे कि इसने जो बात की है उस बात में यहाँ पे कौन सी बात आ रही है, किसका नाम लिया, और जिसका नाम लिया है तो उसकी स्पेलिंग भी सही होनी चाहिए। अब बाज़ औक़ात इनके नाम ऐसे होते हैं जो बंदा शायद अज़्यूम तो नहीं कर सकता, लेकिन बड़ा होता है टफ। तो बड़ा आपको यानी शार्प माइंड होना पड़ता है, यहाँ पे आप बड़े चीज़ों को गौर से सुनते हो कि कोई चीज़ आपसे ज़रा सा आगे चली गई ना तो फिर आप उस ट्रैक में नहीं आ सकते हो। आप अपने माइंड को लिसनिंग के टाइम कभी भी डाइवर्ट ना करें, आप कोशिश करें उन्हीं के साथ चलते रहें, उनके पॉइंट्स को सुने और आपका सेकंड
फोकस जो है पैराग्राफ में होने चाहिए। पैराग्राफ के मुताबिक जो भी उनकी बात आ जाए आप उसी के मुताबिक उसको फिल करें तो आपका आंसर सही आ सकता है। अदरवाइज अगर थोड़ा सा भी अगर आप उनसे आगे पीछे हो गए तो वो चीज़ आपसे रह जाएगी। ठीक है, तो लिसनिंग में जब हम आइल्स की बात करें, आइल्स ब्रिटिश का है, ब्रिटिश का है। अभी तो खैर ऑस्ट्रेलियन आइल्स भी आ चुका है। ब्रिटिश का, ये दोनों ऑस्ट्रेलियन यूजुअली एक ही कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिश सेम ही है। अगर टॉफिल की हम बात करें वहाँ पे फिर अमेरिकन की बात आ जाती है। ठीक है, तो आइल्स में वो ब्रिटिश डायलॉग में वो बात करते हैं, वो कन्वर्सेशन शायद इतना इशू ना बने उसके लिए। आसान होने दें। और पूछते हैं कि बताओ बेटा कहीं पे समझ आ रही है नहीं आ रही है। तो क्योंकि आप लोग तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो, आप लोगों को हम बार बार नहीं जगाते हैं, हम कहते हैं आप लोग ऑलरेडी अलर्ट हो। तो लिसनिंग की बात हुई, इसके बाद रीडिंग की अगर हम बात करें, रीडिंग के बेसिकली टोटल जो ड्यूरेशन है मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स, यानी 1 घंटा होता है, 40 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जो पहला जो टास्क होता है उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, तो उसमें से जो रेलिवेंट आंसर होगा तो आपने उस पर मार्क करना होगा। ठीक है, और ये जो है, ये जो फोर्थ ऑप्शंस इनके दिए होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर्स लगते हैं। अगेन आपको फिर थारोली जो है उस पैराग्राफ को सही पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो फिर कुछ एक आध पैराग्राफ्स इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाइंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, वहाँ पे कोई ऐसा पैराग्राफ दिया होगा जहाँ पे आप उस इंफॉर्मेशन को पिक आउट करोगे कि उसमें ये कहा जा रहा है। ठीक है, कुछ होते हैं, कुछ ऐसा एक पैराग्राफ होगा जहाँ पे राइटर ने अपना व्यूज़ दिया है, उस व्यूज़ के बारे में जो है आपने उसको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा है। मैचिंग इंफॉर्मेशंस देते हैं, सेम जो है विकेबलरी के वर्ड्स होते हैं, उनमें जो है आप उनके वर्ड्स को मैच करोगे, जो क्लोजेस्ट जो उसका मीनिंग होगा आप उसको चूज़ करेंगे। तो ये रीडिंग होगा। रीडिंग भी एज सच इतना मुश्किल नहीं है, लिसनिंग पे ज़रा सा आपको ज़्यादा सा शार्प रहना पड़ेगा, आप उसको ज़्यादा कंसंट्रेट करके सुनोगे तब जाके आपसे वो चीज़ें अटेम्प्ट हो सकेंगे। रीडिंग इनका मेरा ख्याल से इतना मुश्किल नहीं होता। राइटिंग भी इनका इजी रहता है, अच्छा है। राइटिंग में भी 60 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है और इस 60 मिनट्स में 2 क्वेश्चंस दिए होते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है वो ग्राफ की शक्ल में होता है या किसी भी चार्ट की शक्ल में हो सकता है या किसी भी डायग्राम की शक्ल में होगा। उस चीज़ को आपने 120 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, कोई भी एक्स वाई फॉर एग्जांपल कोई चार्ट दिया होगा, इन्फ्लेशन का लेट सपोज हम कहते हैं डिफरेंट कंट्रीज का दिया होगा, तो उस चीज़ को आपने देख के फिर उसको एक्सप्लेन करना होगा 120 अल्फाज में। और उस एक्सप्लेन करने में वो जो है किन चीज़ों को देखते हैं, आपके जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं, ग्रामर को देखते हैं। ठीक है, और जो फ्लो है, आपने किस तरह उस चार्ट को जो है एक फ्लो दे के उसको समराइज करके जो है कंक्लूड किया होगा, इन चीज़ों को देखते हैं। और इसमें एग्री डिसएग्री पे ये कभी भी नहीं जाते हैं। फॉर एग्जांपल वो एक चीज़ के बारे में आपको बता देते हैं, आप अगर डिसएग्री भी करते हैं, उनको इस चीज़ पे कभी भी एतराज़ नहीं होगा कि आपने इस टॉपिक को क्यों डिसएग्री किया है। अगर डिसएग्री किया है, जस्टिफाई कर चुके हो विद रीज़न लॉजिक के साथ, तो मेरा ख्याल से उस पर कोई इशू नहीं है। उनका मेन पर्पस जो है होता क्या है कि आपके ग्रामर को चेक करते हैं, विकेबलरी को चेक करते हैं और आपके जो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लो को चेक करते हैं, देखते हैं कि ये सही है या सही नहीं है। तो जो पहला पार्ट है यानी वो आपका चार्ट, पैराग्राफ, डायग्राम, इनके बेसिस पे जो है आपने 120 वर्ड्स लिखने होंगे 20 मिनट में।
जो सेकंड आपका जो टास्क है वो ऐसे होगा। ऐसे आपको जो है कोई भी 2-3 ऐसे वो दे देंगे, आपको कहेंगे आपने इसके बारे में एक ऐसे लिखना है। ऐसे जो है 250 वर्ड्स का होना चाहिए और उसमें आपको 40 मिनट्स दिया जाएगा। अगेन उस ऐसे में इन चीज़ों को देखा जाएगा कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लो कैसा है, वोकैबुलरी आप कौन से यूज़ कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स को किस तरह कोट कर रहे हैं और किस तरीके से उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ये आपका ऐसे का पार्ट आ जाता है, ठीक है। फिर लास्ट हमारे पास जो है स्पीकिंग का है। ये जो 3 पहले लिसनिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, ये एक दिन में होते हैं। जो स्पीकिंग है उसके लिए फिर आपको कोई नेक्स्ट डे वो आपको बता देते हैं और ये आपका रिकॉर्ड करते हैं ये लोग, ठीक है। इसमें भी 3 टास्क होते हैं। पहला टास्क जो है इंट्रोडक्टिव होता है। इंट्रोडक्टिव में क्या होता है, वो जनरल आपसे जो है कन्वर्सेशन करेगा कि इंट्रोड्यूस करें अपने आप को, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, वो आपको जो है आपके फैमिली के बारे में पूछ सकता है, आपके क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ सकता है, वो आपके इंटरेस्ट के बारे में पूछ सकता है, वो आपके हॉबीज़ के बारे में पूछ सकता है, आप जिस इलाके के हो, जहाँ के हो, आपके घर के बारे में इस टाइप के क्वेश्चंस करेगा। और ये जो है यूजुअली 3 से 4 मिनट का होगा और रिकॉर्डेड होगा, ठीक है। ये इसको रिकॉर्ड करते हैं, हमारे ख़ुद पाकिस्तानी होते हैं। इसी को रिकॉर्डेड को ये लोग जाके फिर भेज देते हैं वहाँ पे अपने सेंटर में, ब्रिटिश यूके में, फिर वहाँ पे वो उसकी मार्किंग होती है। सेकंड पार्ट क्या होगा, सेकंड पार्ट में आपको एक टॉपिक दिया जाएगा। बंदा आपके सामने बैठा होगा, आपको कहेगा इन 2-3 टॉपिक्स में आपने जो है कन्वर्सेशन करनी है। फॉर एग्जांपल 2-3 ऐसे टॉपिक्स होंगे, वो लेट सपोज आपको कहेंगे कि आप अपने चाइल्डहुड के बारे में बताएं और आपको कहेगा कि आपके पास 20 सेकेंड्स हैं। इन 20 सेकेंड्स में अगर आपने कुछ पिन पॉइंट करने हैं, बनाने हैं, उनको नोट करें और उसके बाद जो है अपना कन्वर्सेशन शुरू करें। तो आपके पास वो चंद मिनट होंगे, उस मिनट में आप फिर कुछ जो मेन पॉइंट्स होंगे उनको नोट करें और उसी के मुताबिक अपना कन्वर्सेशन शुरू करें। ये भी इनका जो है 4 से 3 मिनट का रिकॉर्डेड होगा। इसमें भी ये लोग यही चेक करते हैं कि आप स्टार्ट किस तरह ले रहे हो, फिर उसको किस तरीके से जो है कंक्लूड कर रहे हो, इन चीज़ों को देखते हैं स्पीकिंग में। ये दूसरा टास्क हुआ। तीसरा टास्क जो है इनका डिस्कशन बेस होगा। डिस्कशन बेस किस तरह होगा कि जो टॉपिक आपने चूज किया होगा और उसके लिए आपको कहा गया होगा कि आप इसके बारे में बात करें, उसी के बारे में वो क्वेश्चंस करेगा। फॉर एग्जांपल आपने चाइल्डहुड के बारे में बात अपनी की कि ये हुआ वो हुआ, वो फिर उन्हीं चीज़ों के बारे में आपसे क्वेश्चन करेगा कि आपने अपने चाइल्डहुड का एक इंसिडेंट के बारे में बात की, एक्स वाई मेरे साथ ये हुआ था, वो उसके बारे में आपसे पूछेगा। कुछ भी पूछ सकता है, एक्स वाई 3-4 क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। तो ये इनका थर्ड डिस्कशन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो लिसनिंग में आपके पास 3 डिफरेंट टास्क होते हैं और ये 3 डिफरेंट टास्क रिकॉर्डेड होते हैं और इसको रिकॉर्ड करके ये आगे भेज देते हैं, ठीक है। और आइल्स देने का क्वेटा में शायद अभी होता होगा, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन जिस टाइम मैंने दिया था उस टाइम क्वेटा में नहीं था, यानी हमारे बलूचिस्तान में ये टेस्ट नहीं होता था। मैंने लाहौर में दिया था। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि सेंटर भी बड़ा मैटर करता है। तो सेंटर मैटर करता है सिर्फ आपके लिसनिंग के लिहाज से, क्योंकि लिसनिंग के जो लोग होते हैं वो यूजुअली पाकिस्तानी होते हैं, ठीक है। एम्बेसी के लोग होते हैं, वो आपसे लिसनिंग ले लेते हैं, इवन बाज़ औक़ात वो भी मार्किंग लगा देते हैं। तो ये लोग ये कहते हैं कि आप कोशिश करें KPK से दें या एक ऐसे इलाके से दें जहाँ पे एक्सेंट का इतना ज़्यादा इशू ना हो, क्योंकि इस स्पीकिंग में वो आपके एक्सेंट को भी बड़ा देखते हैं कि आप चीज़ों को किस तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं, क्या आप चीज़ों को सही तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं, आपकी जो है स्पीकिंग पावर सही है, फ्लुएंट है नहीं है, इन चीज़ों को भी देखते हैं। तो इस वजह से लोग जो है उनकी कोशिश ये होती है कुछ ऐसे एरिया से टेस्ट देने के लिए कोशिश करते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत स्पीकिंग में लीनियंसी हो। तो ये एक वो है, कंडीशन है। और ये आइल्स जो है 2 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। आप 2 साल के लिए इस आइल्स के स्कोर को, इस सर्टिफिकेट को आप यूज़ करते हैं। इसकी बहुत बड़ी फ़ीस है। जिस टाइम मैंने दिया था मेरा ख्याल से उस टाइम कोई 18-20 हज़ार इसकी फ़ीस थी।
तो अब आई डोंट नो। अच्छा, तो देखें इसके लिए फिर लेकिन अगेन जिसने भी देना हो तो सबसे पहले उसकी तैयारी करें। इसका मटेरियल मेरे पास है, अगर किसी को चाहिए मैं शेयर कर लूँगा। अमार साहब आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करें तो मेरा ख्याल से इसमें बैंड आ सकते हैं अच्छे। ठीक है, टॉफिल भी सेम चीज़ है। ठीक है, टॉफिल क्या है? टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। इसमें भी हमारे पास 4 सेक्शंस हैं। रीडिंग है, लिसनिंग है, और राइटिंग है, और स्पीकिंग है। ठीक है, तो इनका भी थोड़ा बहुत यही चीज़ें हैं कि जो आपका रीडिंग पोर्शन है उसका भी 54 से लेके 74 मिनट्स का ड्यूरेशन है। 30 टू 40 नंबर क्वेश्चंस होंगे उसके, और 3 से 4 पैसेज होंगे, उन पैसेज को आपने पढ़ना होगा। और राइटिंग में अगेन आपको 50 मिनट्स दे देते हैं, 2 टास्क होंगे जो आइट्स की तरह हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मैं सजेस्ट ये करूँगा कि टॉफिल पे जाने से बेहतर है कि आप आइट्स दे दें। तो सिर्फ जिसने अमेरिका जाना है वो टॉफिल दे, अगर जिसने बाकी दुनिया देखनी है तो वो आइट्स दे। आइट्स का ऑप्शन ज़्यादा है। ठीक है, अगर कोई वाकई सिर्फ अमेरिका ही जाना चाहता है तो फिर ठीक है, टॉफिल दे। अगर कोई ये समझता है कि मैं पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ में अप्लाई करूं, कनाडा, XY, ऑस्ट्रेलिया, इवन एशियन कंट्रीज़ में भी आपसे ये आइट्स मांगते हैं, तो फिर आपके पास इसमें ऑप्शन ज़्यादा हैं। तो आप इस वजह से कोशिश ये करें आइट्स के लिए अप्लाई करें। हाँ, फीस में भी फ़र्क है। फीस इनके भी इसी तरह के हैं, डॉलर्स में होते हैं। जो डॉलर चल रहा होता है उसी के मुताबिक इनकी फ़ीस होती है। अच्छा, होता ही है। जिस तरह फुल ब्राइट है, फुल ब्राइट में आप सबसे पहले अप्लाई करते हो। अप्लाई करते हो, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए, फिर आपसे जो है ये लोग GRE टॉफिल आपसे मांगते हैं। तो सेम कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसी तरह हैं कि आप बाज़ औक़ात अप्लाई कर लेते हो, और अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि वाकई आप में से जो भी इंटरेस्टेड है MS PhD के लिए, तो उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स पहले से होने चाहिए। क्योंकि बाज़ औक़ात वो आपको ऐसे शॉर्ट टाइम पे डेडलाइन दे देते हैं कि आपके पास 15 डेज़ हैं या 1 माह है, आप हमें एड्स प्रोड्यूस करके दे दें। तो उस टाइम फिर बड़ा मुश्किल होता है। आप अप्लाई करोगे, अपीयर हो जाओगे, उसका रिजल्ट अनाउंस होगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो सेफ साइड आपके पास ये जो 10 चीज़ें मैंने मेंशन किए थे, ये पहले से आपके पास प्रिपेयर होके होने चाहिए। हाँ, आगे पीछे कुछ पर्सनल स्टेटमेंट में चेंजेस कराना हो उसको चेंज कर सकते हैं, CV को थोड़ा बहुत चेंज करना हो उसको चेंज कर सकते हैं, कवर लेटर को चेंज कर सकते हैं। आइट्स आपके साथ चलता रहेगा 2 साल के लिए, आप अप्लाई करते जाएं, कोई इशू नहीं। ठीक है, GRE भी है हमारे पास, जो कि मेरे ख्याल से एक टफेस्ट टेस्ट है। ठीक है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और GRE का स्कोर जो ले लेता है मेरे ख्याल से अमेरिका में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो जो है एलिजिबल हो सकता है। इसका भी स्कोर ये कहते हैं, अगर आप 70 या मोर देन 60% तक स्कोर ले लेते हैं तो XY जो भी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी होगी उसमें आप ले सकते हैं। अगर आपके जो है 80 से अबव स्कोर्स हैं, अराउंड 90 तक हैं, तो आप अमेरिका के जितने भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं आप उनके लिए जो है एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, इन्होंने भी 3 सेक्शंस डिवाइड किए हैं इन्होंने। एक जो है इनका GRE वर्बल आ जाता है, जिसमें 130 से लेके 170 के करीब जो है आपने स्कोर लेने होते हैं। फिर हमारे पास GRE क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, उसमें भी 130 से लेके 170 के करीब स्कोर होने चाहिए। थर्ड हमारे पास है GRE एनालिटिकल रीजनिंग है, उसमें भी 1 से लेके 5 तक आपके पास स्कोर करने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो है इसका जो ड्यूरेशन है वो 3-3.5 घंटे का होता है, और ये भी जो है 2 मोड टेस्ट है। एक है पेपर बेस्ड, दूसरा है कंप्यूटर बेस्ड। आप यानी पेपर बेस्ड किसी सेंटर में भी जाके जो है दे सकते हैं, या अगर आप कंप्यूटर में देना चाहते हो तो कंप्यूटर में भी दे सकते हो। कंप्यूटर में ज़रा सा टाइम ज़्यादा देते हैं,
और पेपर बेस्ड में जो है उनका टाइम फिक्स होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप किस उस पर अप्लाई करना चाहते हो। और ये जीआरई जो है 5 साल के लिए वैलिड होता है, 5 साल के लिए वैलिड है। और आप साल में 5 दफ़ा अपीयर हो सकते हैं इस टेस्ट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, इन 3 बड़े शहरों में ये टेस्ट लेते हैं ये लोग। और इसकी फ़ीस जो है डॉलर में, इसमें भी 2 किस्म के टेस्ट हैं। एक है इनका जीआरई जर्नल है, दूसरा जीआरई जो है सब्जेक्ट है। और दोनों की फीसेस जो है अलग अलग है। जो जर्नल है वो $205 उसकी फ़ीस है, और जो सब्जेक्ट है वो $150 उसकी जो है फ़ी है। और फिर अगर हम आए अपने ये गेट सब्जेक्ट पे बात करें और गेट्स जर्नल की बात करें जो हम पाकिस्तान में यूजुअली देते हैं, गेट क्या है? ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट है। इसमें भी अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो है आपको गेट सब्जेक्ट का टेस्ट देना पड़ेगा। गेट सब्जेक्ट में भी 100 एमसीक्यूज होते हैं। उनको जो है उन्होंने टू पार्ट में डिवाइड किया है। एक जो है आपका जनरल पार्ट है। जनरल पार्ट को जो है उन्होंने वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग में डिवाइड किए, 15-15 मार्क्स के हैं। और 70% जो है उसके मार्क्स आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट हैं। तो ये क्या है, जो लोग यानी पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए गेट सब्जेक्ट है, और जो लोग जो है एमएस के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए जो है गेट जनरल है। इसके भी 100 मार्क्स हैं, और इसको भी इन्होंने कैटेगराइज किया है 3 हिस्सों में। एक है वर्बल रीजनिंग, दूसरा है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, थर्ड है एनालिटिकल रीजनिंग। और इन्होंने फील्ड वाइज 3 कैटेगरीज बनाए हैं। इंजीनियरिंग और बिजनेस को उन्होंने अलग से मार्क्स और डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन किया है। इस्लामिक स्टडीज़, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ को उन्होंने अलग सा कैटेगराइज किया है। और थर्ड पे एग्रीकल्चर, अप्लाइड साइंसेस, उनको अलग सा कैटेगराइज किया है। जो आपका बिजनेस और इंजीनियरिंग के जो मार्क्स उन्होंने डिवाइड किए हैं, वर्बल रीजनिंग के लिए उन्होंने 35% रखा है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के लिए उन्होंने 35 है, और एनालिटिकल रीजनिंग के लिए जो है 30% उन्होंने कैटेगराइज किए हैं। और ये जो इस्लामिक स्टडीज़ है एंड ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट के लिए उन्होंने वर्बल को 50% रखा है, क्वांटिटेटिव को 30 रखा है, एनालिटिकल को जो है उन्होंने 20% रखा है। और आप उसको ले लें, एग्रीकल्चर या अप्लाइड साइंसेस को ले लें। अप्लाइड साइंसेस में वर्बल को 45 किया है उन्होंने, और क्वांटिटेटिव को 35 और एनालिटिकल को 25% करके डिवाइड किया है। लाजमन डिपेंड करता है इन सब्जेक्ट के बेसिस पे, एरिया के बेसिस पे, उसी के मुताबिक इन्होंने इस चीज़ को कैटेगराइज किया है। अच्छा, ये क्या हो गए? ये हमारे पास टेस्ट के बारे में हमने चीज़ें डिस्कस की। जीआरई हो गया, गेट हुआ, गेट सब्जेक्ट है, जर्नल है, ठीक है। लास्ट अभी आते हैं, सेकंड लास्ट, रिसर्च प्रपोजल। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इन सब चीज़ों के साथ आपका रिसर्च प्रपोजल जो है ये भी सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इसके बारे में अभी बात करेंगे। ये ज़्यादा लेट तो नहीं हो रहे सर? देख ले ये ना हो। वही मैं कह रहा हूँ ना, मैंने कहा जब उनको आपने 4 घंटा बर्दाश्त किया तो 1.5 घंटा में भी बर्दाश्त कर दो। हाँ, रिसर्च प्रपोजल। अब आते हैं जो स्कॉलरशिप विन करने का जो आप कहें ना, जो क्रीम है वो आपका रिसर्च प्रपोजल है। इसके बेसिस पे आप यूँ समझे 50% आपके स्कॉलरशिप के चांसेस बनने के चांस बन सकते हैं इसमें। अगर आपके पास बेहतरीन किस्म का रिसर्च प्रपोजल है तो ये आपके जो है एमएस पीएचडी में स्कॉलरशिप में हेल्प करता है। अब रिसर्च प्रपोजल की बात करें तो रिसर्च प्रपोजल में हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले रिसर्च प्रपोजल है क्या?
ये जो है प्रपोज से निकला है। यानी आप अपने रिसर्च टॉपिक, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसको आप प्रपोज करना चाहते हो, जिस पे आप काम करना चाहते हो। रिसर्च प्रपोजल बेसिकली आपके थीसिस का एक रोड मैप है। रोड मैप किस तरह है? फॉर एग्जांपल, अगर आप यहां से, आप कहते हो कि मैंने यहां से जाना है एक्स वाई, पंजाब के एक्स वाई किसी भी पॉइंट तक जाना है। जब आपके पास वो रोड मैप होगा तो आप उस पे इजीली जा सकोगे। सेम इज द केस, रिसर्च प्रपोजल भी इसी तरह है। अगर आप एमएस करना चाह रहे हो, पीएचडी करना चाह रहे हो, तो आपके पास ये रिसर्च प्रपोजल होनी चाहिए, तब जाके आप अपने पीएचडी की थीसिस को आगे बढ़ा सकते हो। और सबसे मुश्किल काम जो है ये है। किस तरह? फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूं कि आप जाएं, सफ़र करें यहाँ से, मैं आपको जो है जीपीएस लगा के दे देता हूँ, फिर आपके लिए जो है घूमने का कोई इशू तो नहीं होगा ना। आपको पता है मैप आपके सामने पड़ा हुआ है, आप उसी को फॉलो करके जा रहे हो, तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। अगर आपके पास मैप नहीं होगा तो आप उसको अचीव करने के लिए या उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। रिसर्च प्रपोजल में जो सबसे चैलेंजिंग काम है वो क्या है? टॉपिक। टॉपिक क्या है?